हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैलन साहू और मैं आज का बात करूंगा गन्ना पर्यवेक्षक शुगर कैन सुपरवाइजर यूपी की जो वैकेंसी निकली है उसकी बात करूंगा। जो और इसमें अपन टॉपिक की बात करेंगे, फसल विज्ञान में अपन टॉपिक की बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण। हम इसके आपको 40 से 45 क्वेश्चन कराएंगे एक टॉपिक के। हर जो भी एग्रीकल्चर से हैं तो उसके 40 से 45 हम टॉपिक कराएंगे, मतलब 40 से 45 उसके क्वेश्चन कराएंगे। जैसे गिनती से 40 से 45 कराएंगे, उसमें से आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो अपन बात करते हैं फसलों के वर्गीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन की, फसल किसे कहते हैं? किसी बड़े भूभाग पर भोजन, वस्त्र व अन्य उपयोग के लिए मनुष्य द्वारा उगाए गए एक प्रकार के पौधों का समूह समूह को फसल कहते हैं। जो मनुष्य की किसी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते, जैसे वस्तु, वस्त्र आदि, ईटीसी आदि की बात कर सकते हैं अपन। अब जैसे अपन बात करें तो बीट किसे कहते हैं? बे अवांछित पौधे जो बिन उगाए उग जाते हैं, वे सभी खरपतवार हैं। और बे पौधे जो मनुष्य की किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उपयोग में आते हैं एवं उसके द्वारा उगाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अपने वो फसल कहलाएंगे। वो समूह है एक प्रकार का, है ना। तो ये हो गया। अपन सेकंड बात करते हैं, फसलों फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर किया जाता है, उपयोग के आधार पर, जल आवश्यकता आदि के आधार पर किया जाता है। अपन तीसरी बात करें, भारत में मुख्य फसल ऋतुएं कौन कौन सी है? जो अपना भारत में मुख्य फसल ऋतुएं 3 प्रकार की हैं: खरीफ, रबी, जायद। खरीफ बरसात की ऋतु में होता है, रबी ठंडियों में होता है और जायद गर्मियों में माना जाता है। अपन अब ये तीनों ऋतुएं हो गई अपनी। इसके बाद अपन बात करते हैं खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु में खरीफ फसलें उगाई जाती हैं, वर्षा ऋतु। तो खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। रबी फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? तो रबी फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, मतलब ठंडियों में उगाई जाती हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं जायद फसल किस मौसम में उगाई जाती है? जायद फसल गर्मी में उगाई जाती हैं। और आपको एक फैक्टर बता दें, जो रबी की फसलें होती हैं वो अधिकतर खरीफ की भी होती हैं, अधिकतर। उसके बाद अपन बात करते हैं खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण धान हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया आदि आदि इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जल आवश्यकता के आधार पर फसलें कैसी बांटी जाती हैं। तो जल आवश्यकता के आधार पर फसलें कैसी बांटी? शिक्षित और अशिक्षित। मतलब शिक्षित वो होती है जो कि फसल पर निर्भर होती है, अशिक्षित वो होती है जो कि मतलब कम कम उन्हें जल की आवश्यकता होती है एवं वर्षा पर ज़्यादा डिपेंड रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षित फसलें किसे कहते हैं? तो जो फसलें सिंचाई पर निर्भर होती हैं उन्हें शिक्षित फसलें कहते हैं। चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं 11 नंबर की। तो खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? जो फसलें भोजन के लिए उगाई जाती हैं उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे कि गेहूं हो गया और जौ हो गया आदि, जो भी खाने के लिए उगाई जाती हैं उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। तो अपना ये हो गया। अब बात करें नकदी फसलें। नकदी फसलें भी कहलाती हैं जिसे तुरंत काट कर आय प्राप्त कर सकती है, जिसे बेचा जा सकता है। जैसे गन्ना हो गया, और सब्जी, कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं वो, जैसे कि तुरंत काटा और बेचा, उससे तुरंत की तुरंत आय प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आलू नकदी फसल है, गन्ना एक नकदी फसल है, आदि प्रकार की ऐसी नकदी फसलें होती हैं। गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो नकदी फसल है। इसे तुरंत काट कर बेचा जा सकता है, उसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। अब आपको तुरंत काटना पड़ेगा और तुरंत ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। अपन बात करते हैं दलहनी फसल। दलहनी फसलों का मुख्य उपयोग क्या है? दलहनी फसलों का मुख्य उपयोग है प्रोटीन अपने शरीर में जाए, प्रोटीन प्राप्त करना, है ना। तो इसका ये है तिलहन फसलें क्या होती हैं? तेल देने वाली फसलें तिलहन फसलें कहलाती हैं। जो फसलें आपको तेल देती हैं तिलहन फसलें, या तिली हो गया या राई हो गई आदि प्रकार की फसलें होती हैं। अब बागवानी फसलें क्या कहलाती हैं? फल और सब्जी वाली फसलें जो फल और सब्जी देती हैं वो बागवानी में आती हैं। और
मसाला फसलें किसे कहते हैं? स्वाद बढ़ाने वाली फसलें मसाला फसलें कहलाती हैं। जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, सौंठ हो गई, आदि प्रकार की ये फसलें होती हैं, है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल अपन लिख लिया जाए, जीरा, अजवाइन, सौंठ आदि। अब हम बात करते हैं रेशेदार फसल का उदाहरण, कपास, जूट, ETC। अपन बात करते हैं 19वें नंबर पे, औषधीय फसलें क्या कहलाती हैं? वे फसलें जो कि दवाई बनाने के काम आती हैं, औषधीय फसलें कहलाती हैं। और औषधीय फसलें कुछ नहीं है, इसे पीड़ा हरण फसलें भी कहते हैं। आपको कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पीड़ा हरण फसलें किसे कहते हैं, तो वो औषधीय फसलें कहलाती हैं। अश्वगंधा वगैरह इसी में आते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं सुगंध वाली फसलें। सुगंध वाली फसलें क्या होती हैं? सुगंध वाली फसलें वे फसलें होती हैं जो सुगंध देने का काम करती हैं। जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, आदि प्रकार के जो फूल होते हैं वो सुगंध वाली फसलों में आती हैं। जिनका परिपूर्ण भी बनाया जाए तो वो सुगंध वाली फसलों में आ जाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं 21 पे, अनाज फसलों को क्या कहते हैं? अनाज फसलों को कहते हैं खाद्यान्न फसलें। अनाज फसलें में आता है गेहूं हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, आदि आते हैं जो कि खाने के काम में आते हैं, वही खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। खाद्यान्न फसलें कार्बोहाइड्रेट देती हैं, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अपन अब बात करते हैं किसकी? अपन बात करते हैं धान की। धान और गेहूं किस श्रेणी में आती हैं? तो धान और गेहूं आते हैं खाद्यान्न फसलें। अब धान अभी बताया था मैंने, धान और गेहूं खाद्यान्न फसलें होती हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उससे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। अपन अब बात करते हैं 23 की, मक्का किस प्रकार की फसल है? तो मक्का भी एक खाद्यान्न फसल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं अरहर। अरहर किस प्रकार की फसल है? अरहर एक दलहनी फसल है जो कि प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। अपन को दाल वगैरह से ही प्रोटीन मिल सकता है। ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं 24वां, मूंगफली किस श्रेणी में आती है? तो मूंगफली आती है अपन की, मूंगफली आती है तिलहन में। मूंगफली में तिल पाया जाता है, इसलिए यह तिलहन श्रेणी में आती है। ठीक है दोस्तों अपन बात करते हैं 26वें नंबर की, सोयाबीन किस श्रेणी की फसल है? तो सोयाबीन तिलहनी फसल एवं दलहनी दोनों है, लेकिन उसकी दाल की सब्जी नहीं बनाई जाती है ना, तो वो एक तिलहनी फसल है। सोयाबीन किस श्रेणी की फसल है? तिलहनी फसल। कपास किस प्रकार की फसल है? रेशेदार फसल। इसके कपड़ा वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये रेशेदार फसल हो जाएगी। जूट किस प्रकार की फसल है? जूट भी एक रेशेदार फसल है। उसके बाद बात करते हैं 29 की, फसल चक्र क्या होता है? एक ही खेत में क्रमवार फसल उगाना। फसल चक्र वो होता है एक ही खेत में क्रमवार फसल उगाना। जैसे कि रबी खरीफ में अपन ने वो उड़द लगा दिया, मूंग लगा दिया, उसके बाद रबी आएगा उसमें गेहूं लगा दिया, है ना, उसके बाद जायद आएगा उसमें फिर मूंग उड़द लगा दिया अपन ने, हैं। तो ऐसे इसको क्रमवार तरीके से फसल उगाना कि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी भी कमी ना पड़े खेत में। उसके बाद अपन बात करते हैं मिश्रित फसल। मिश्रित फसल क्या है? तो मिश्रित एक मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल उगाना। ये मिश्रित फसल क्या होती है? एक खेत में दो या दो से अधिक फसल उगाना। मिश्रित फसल वो होती है एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। अंतर सस्यन फसल क्या कहलाता है? अंतर फसल प्रणाली क्या है? एक मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल उगाना। एक मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल उगाना अंतर फसल प्रणाली है। उसके बाद अपन बात करते हैं 32, बहुवर्षीय फसलें क्या होती हैं? जो कई वर्षों तक चलती हैं वो बहुवर्षीय फसलें कहलाती हैं। इसमें अधिकतर बागवानी फसलें आती हैं, है ना। तो अपन बात करते हैं आगे
33 एक वर्षीय फसलें क्या होती हैं? एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करने वाली फसलें एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं। अब द्विवर्षीय फसलें क्या कहलाती हैं? द्विवर्षीय फसलें वो कहलाती हैं जो फसलें अपना 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं, द्विवर्षीय फसलें कहलाती हैं। अब बात करते हैं बागान फसलें। बागान फसलें क्या होती हैं? बड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें बागान फसलें कहलाती हैं। जो बड़ा क्षेत्र होता है उसमें उगाई जाने वाली फसलें बागान फसलें कहलाती हैं। अब हम उसके बाद बात करते हैं नकदी फसलों का उद्देश्य क्या है? जो नकदी फसलें होती हैं, नकदी फसलों का एकमात्र उद्देश्य है आय को बढ़ाना। इसका कोई और उद्देश्य है ही नहीं। नकदी फसलें में आपको बताया था आलू आ जाता है, गन्ना आ जाता है, आदि प्रकार की और भी फसलें आती हैं। जो कि नकदी फसलें वो होती है जैसे कि अपन ने तुरंत काटा और बेचा, तो उसे अपन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। टमाटर भी आती है, इसमें अधिकतर सब्जियां भी आती हैं ना। तो उसके बाद बात करते हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलों का क्या महत्व है? अब दलहनी फसलों का क्या महत्व है, तो दलहनी फसलों की अपन बात करते हैं तो दलहनी फसलों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। इसकी जो दलहनी फसलों की जड़ें होती हैं उसमें एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम कल्चर, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और कोई भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। अब लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। जो दलहनी फसलें होती हैं, लेकिन जो दलहनी में अपवाद जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती, तो वो है राजमा। एकमात्र राजमा एक दलहनी ऐसी फसल है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। लेकिन उसको छोड़कर राजमा एक अपवाद है इसमें दलहनी फसलों में जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, और बाकी जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं राइजोबियम कल्चर जीवाणु की सहायता से। अपन उसके बाद बात करते हैं खरीफ फसलों का मुख्य कारक है। खरीफ फसलों का मुख्य कारक क्या है? तो खरीफ फसलों का प्रमुख कारक क्या है? तो वर्षा। जो खरीफ फसलें होती हैं वो पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती हैं, वो किसी पर नहीं है। जो आपने देखी होंगी जो खरीफ वाली फसलें होती हैं, जैसे कि उसमें तिल आ जाता है, उड़द मूंग आ जाता है, ये सभी, सोयाबीन भी आ जाता है, मूंगफली आ जाती है, आदि प्रकार की और फसलें आती हैं जो सभी काय पे निर्भर हैं? वर्षा पे ही डिपेंड करती हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं हो सकती है। अगर खरीफ नहीं होगी तो रबी नहीं होगी, जायद तो हो ही नहीं सकती है, वो तो वैसे ही गर्मियों में उगाई जाती है। तो सबसे बड़ा फैक्ट है पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ओनली फॉर दिस वर्षा। अगर वर्षा होती है तो कुछ मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कोई सी फसल हो। उसकी बात करते हैं जायद फसल की समस्या क्या है? जायद फसलें किस समस्या से बचकर उगाई जाती हैं? अब जायद वाली फसलों की बात करते हैं। जायद वाली फसलों को अत्यधिक ठंड से बचाकर रखा जाना चाहिए जब जाके वो होगी। ठीक है, जायद फसलों को किस समस्या से बचकर उगाई जाती है? तो अत्यधिक ठंड से। जो जायद फसलें होती हैं अत्यधिक ठंड से बचकर उगाई जाती हैं। अपन उसके बाद बात करते हैं फसल वर्गीकरण का महत्व क्या है? फसल वर्गीकरण का महत्व क्या है? तो सही खेती योजना बनाने में, सही खेती योजना फसल वर्गीकरण का महत्व बहुत है। जैसे कि अगर अपन एक ही फसल हर बार बोएंगे तो अपने खेत में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, जिससे कि भूमि बंजर भी अपनी हो सकती है। तो यहीं पे अपने लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।